नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जी सिविल एकेडमी। तो कैसे सब लोग। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पावर ग्रिड का 2015 वाला पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे डिटेल में, जितना हमको करना चाहिए उतना। हाँ, इन डेप्थ भी नहीं जाना है, क्योंकि इन डेप्थ जाओगे पीएचडी नहीं करनी है, सीधी क्लियर बात है। अगर आज के टाइम पे एग्जाम निकालना है तो पीएचडी नहीं चाहिए। और जो बच्चा पीएचडी के चक्कर में पड़ता है वो पीएचडी भी नहीं कर पाता ना एग्जाम निकाल पाता है ना। तो जितना नीड है उतना पढ़ेंगे। ठीक है। अब 2015 का क्वेश्चन है, सीधी सिंपल बात है। मुझे जब मैंने सर्च किया तो पावर ग्रिड का पेपर पीवाईक्यू की तरह, तो मुझे ये पेपर मिला। कंफर्म नहीं है कि ये पेपर पावर ग्रिड का, पहली बात ये है। हाँ, लेकिन इसका जो लेवल है वो पावर ग्रिड के लेवल की तरह है ना। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग आपके जो 50 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, 100 क्वेश्चन है इसमें, 50 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के वो करेंगे। और बाद में क्या है, 51 से लेके 100 तक जितने क्वेश्चन बचे रिमेनिंग उनको करेंगे, है ना। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई हैव डन बीटेक प्लस डिप्लोमा सिलेक्टेड इन अप्रेंटिस एग्जाम वाया इंटरव्यू। ठीक है, पहले इंटरव्यू होता था और आपका एग्जाम होता था। जैसे एचएएल में मेरा डिप्लोमा के थ्रू हुआ था, जो एग्जाम के थ्रू हुआ था, और पावर ग्रिड में इंटरव्यू के थ्रू हुआ था, है ना। जो भी दोनों ही मैंने अप्रेंटिस छोड़ दी थी। एग्जाम कौन कौन से हैं, पीएमआईडीसी जेई एग्जाम जो पंजाब का है। पावर ग्रिड का एग्जाम कौन सा, 2020 वाला, वो मेरा निकाला हुआ है। एनपीसीआई सर्विस असिस्टेंट बी का रिटर्न तक मैंने क्वालिफाई किया है, उसका इंटरव्यू में मैं रह गया था। ठीक है, सिंपल है। और मल्टीपल टाइम्स गेट क्वालिफाइड, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, टू द पॉइंट आते हैं, सीधे पेपर को सॉल्व करते हैं। हेलो 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 हेलो। ओके, तो ये पेपर है 2015 का, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे 2015 लिखा हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं है पावर ग्रिड का पेपर है ना। यहाँ पे लिखा हुआ 2015। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, जिसका भी पेपर हो नॉलेज मिलेगी, है ना। तो इसका जो लेवल है वो पावर ग्रिड के लेवल को डिट्टो मैच करता है। ओके, जैसा उसका है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन को करते जाएंगे, है ना। जैसे 1 5 है तो 1 करेंगे, साथ के साथ 5 भी करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 5 4 6, तो उसमें टाइम जाएगा अप डाउन जाने में, वो वेस्ट नहीं करेंगे हम, है ना। उसमें टाइम जाएगा, तो इसको सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए तीन तरह की क्वांटिटी होती है। एक होती है स्केलर, ठीक है, फिर आती है वेक्टर, फिर आती है आपकी टेंसर। स्केलर में क्या ओनली मैग्नीट्यूड होता है, हम लोग जानते हैं। जैसे 5 किलो आलू, 5 किलो क्या है आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है। वेक्टर में क्या है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। और ये फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, ये किसको फॉलो करता है, ये फॉलो करता है एक लॉ को, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है वेक्टर। लेकिन टेंशन में क्या है, टेंशन में डिफरेंस है, ये फॉलो नहीं करता। टेंसर के एग्जांपल क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये टेंसर क्वांटिटी में आते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। अच्छा अब देखते हैं स्केलर पूछा है। स्केलर यानी कि इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर यानी कि जिस पे ओनली मैग्नीट्यूड होगा, मोमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, क्या कौन सी है, कमेंट करके बताना। लेकिन स्केलर नहीं है ना। मैं एज अ स्टूडेंट सोच के बता रहा हूँ, जब आप स्टूडेंट होते हो, है ना, हमको एलिमिनेट करना है। इम्पल्स आवेग, पी इक्वल टू एम बी, क्या, ठीक है, क्या इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन स्केलर नहीं है। एनर्जी, एनर्जी को एक साइड रखते हैं। टॉर्क, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन है, चलो ठीक है। एनर्जी, क्या एनर्जी होती है, क्लॉकवाइज एनर्जी, एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी, कभी सुना है, नहीं सुना ना। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हुई, एनर्जी। अब देखो ये ही
इसी तरह PGCIL में क्वेश्चन आते हैं किससे, मैकेनिक्स से, लेकिन इनके लिए आपको पर्टिकुलर प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है, बस PYQ देख लो सफिशिएंट है, उतना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लो और उसका साथ ही साथ एनालिसिस कर लो। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर किया एनालिसिस नहीं किया, अगर एनालिसिस नहीं किया तो फंस जाओगे, है ना, ध्यान रखना इस बात का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हेन अ बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप ऑन। अच्छा, यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन क्या है कि सर अब हमको बोला नहीं कौन सी बीम है, अब बोला नहीं कौन सी बीम है, ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट जब भी आपसे नहीं बोले कि कौन सी बीम है तो याद रखना कि वो बात कर रहा है आपसे कौन सी बीम की, सिंपली सपोर्टेड बीम की। अब बोले क्यों सर, आप कैसे मानोगे, जैसे कि हम लोग अगर बात करें कंक्रीट में, सीमेंट में, अगर मैंने बोला स्ट्रेंथ, ताकत, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है जनरली बाय डिफॉल्ट, जब तक वो मेंशन नहीं करेगा टेंशन शेयर बॉन्ड कौन से, वैसे ही बीम में अगर उसने कोई सी बीम मेंशन नहीं की है तो हम लोग क्या मानेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने कोई बीम नहीं बोला है। अब हम लोग जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब लोड आता है, अगर मैं ट्रांसवर्स लोड ऐसे लगाऊं तो इसमें क्या ऐसे ऐसे बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है, ये ऐसे बेंड होती है यूं करके, ठीक है। ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, जहाँ सिकुड़ता है वहाँ कंप्रेशन, जहाँ फैलता है वहाँ टेंशन, ठीक है। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ कंप्रेशन, जहाँ फैलता है एक्सटेंड होता है वहाँ टेंशन, ठीक है। तो टॉप फाइबर क्या है मेरी, वो कंप्रेस हो रही है, यानी कि उसमें कंप्रेशन है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और पूछा गया बेंडिंग स्ट्रेस, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए टॉप फाइबर। और वहीं टेंशन बोलता तो बॉटम फाइबर, वहीं बोलता नो स्ट्रेस तो न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल, मेगा का मतलब 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी रुको, अभी गाड़ी और चलेगी, ठीक है। 10⁻⁶ न्यूटन का न्यूटन रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको केजीएफ में भी कन्वर्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि W = mg होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे m की 9.81 और m की 1 kg रख दूँ, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 किलोग्राम फोर्स = 9.81 न्यूटन, अप्रॉक्स 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट करूँ न्यूटन को, तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 kgf किलोग्राम फोर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ न्यूटन की जगह 1/10 kgf अपन मीटर स्क्वायर, तो कितना है 10⁵ kgf अपन मीटर स्क्वायर। तो ये है आंसर में, ये नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब इसी को उठाता हूँ मैं, इसी को यहाँ लेके आता हूँ, देखना 10⁻⁶ न्यूटन, 1 मीटर में कितने mm, 10⁻3, 10⁻3 mm, और इसका भी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, तो 3 2 6, यानी कि 6 से 6 कट जाएगा, ये 3 2 6, 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, या फिर 10⁻3 2 बार लिखी जाएगी, ऐसे समझ लो, ये बेस्ट है, ठीक है। तो वो 6 हो जाएगी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 मेगा पास्कल बराबर होता है 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर होता है 1 MPa। इसको न्यूमेरिकल में बहुत यूज करते हैं हम लोग, कि अगर उसने बोला है 1 मेगा पास्कल तो सीधे हम लोग लिखते हैं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी ए और सी दोनों राइट आंसर है, हाँ दोनों राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन पेपर में है क्या, 2015 वाला, इसमें क्या है, बहुत एरर्स हैं टाइपिंग की, क्वेश्चन टाइपिंग की, आंसर टाइपिंग की, मल्टीपल आंसर्स हैं और मल्टीपल कंफ्यूजिंग आंसर्स भी हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन पेपर टिपिकल है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं समझाता जाऊंगा, जहाँ भी कोई मिस्टेक होगी मैं आपकी वो मिस्टेक को वहाँ पे सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग 2 equal concentrated loads W at distance L/3 from either end, the maximum bending moment in the beam will be। अच्छा ये देखो कि अगर मैं ऐसे बीम मान लेता हूँ, अगर इसने अब तो बोलिए सिंपली सपोर्टेड बीम, नहीं बोलता तभी मैं यही मानता, ध्यान रखना, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज 2 इक्वल कंसंट्रेटेड लोड, 2 इक्वल कंसंट्रेटेड लोड, एक यहाँ लगा दिया मैंने, एक यहाँ लगा दिया, ये यहाँ से भी L/3 पे है और यहाँ से भी कितने पे, L/3 पे है, ठीक है। बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 1/3 प्लस 1/3 तो 2/3, और टोटल 1 मान ली मैं, तो -1 करूंगा तो ये भी कितनी आएगी 1/3,
तो ये भी डिस्टेंस कितनी बची 1/3 यानी L/3। ठीक है ना। चलो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है, क्योंकि जो लोडिंग है वो सिमेट्रिकल है तो रिएक्शन भी सिमेट्रिकल होगी। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, ये बनाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ सीधा रहेगा क्योंकि कोई बीच में लोड ही नहीं है, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे बनेगा, शेप कन्फर्म है। अब यहाँ पे कितना डायरेक्शन है W, डिस्टेंस कितनी है L/3, तो ये जो डाटा है कितना आएगा W इंटू L/3। क्लियर है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हुआ W/L/3, तो ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात को थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि अगर मैं बात कर देता हूँ किसकी, यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम की बात कर देता हूँ, तो गौर से देखना, यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ तो कैसा बनेगा इसका, ये ऊपर जाएगा W यहाँ पे, फिर यहाँ से आएगा नीचे, फिर ऐसे जाएगा यहाँ पे, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा ये ठीक, ऐसे चला, एरो बना दिया, अब समझ में आएगा, यहाँ पे आगे खत्म हो गया। तो अगर मैं कहूँ A B C और D, एनालिसिस देखो, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, B और C वाले पार्ट में सिर्फ बेंडिंग मोमेंट है। कैसे बोल रहा हूँ कि सर शेयर फोर्स इस एरिया में 0 है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि प्योर मिल्क यानी कि उसमें कोई भी पानी नहीं है, 100% मिल्क है, वैसे ही प्योर बेंडिंग का मतलब है ओनली बेंडिंग नो शेयर फोर्स, यानी कि ये जो बी सी वाला पोर्शन है वो कौन सा प्योर बेंडिंग वाला केस है, यानी प्योर बेंडिंग वाले केस में शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होती है 0। एग्जाम्पल ये रहा हमारे सामने। क्लियर है। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, अगर मैं कहूँ क्वाड्रेंट बताऊँ ऑफ अ सर्कल का, ये गौर से देखना, तो अगर मैं यहाँ बोलूँ या यहाँ बोलूँ, अगर मैं यहाँ बोलूँ यहाँ बोलूँ तो इसका सेंटर यहाँ होगा कहीं ना कहीं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, तो होती है 4r/3π। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जितने भी आपकी शेप्स हैं, ठीक है, सिंपल शेप्स का नहीं पूछता, जो टिपिकल शेप्स होती हैं उनका सीजी पूछा जाता है, तो सारी याद कर लेना, है ना। ओके, नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं आपको अपलोड कर दूंगा चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो 4r/3π कहाँ, ये आने ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। सिंपल है। किसका क्वेश्चन हुआ, ये मैकेनिक्स का, लेकिन ये सोम में भी रिलेट करता है, ठीक है, और आपका कहीं ना कहीं रिलेट करता है एफएम में, अगर आपने ग्रिड लेवल पर प्रिपरेशन करी है तो एफएम में भी आ जाता है ना। तभी कहता हूँ जिन लोगों का है कि हम लोगों का मैकेनिक्स चल जाएगा, हमने इतना कर रखा तो वो मैकेनिक्स पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि मैकेनिक्स पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ना है, तो इन्हीं टाइप के जो मैं बताता जा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को पढ़ना। ये मत करना कि बुक उठाओ और पूरा पढ़ने लग जाओ, पावर ग्रिड के लिए मैकेनिक्स आता है तो पूरा पढ़ने लग जाओ, ऐसा मत करना। P/Q सफिशिएंट है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E and length L carries a uniformly distributed load small w per unit run over the entire span. The deflection at the free end will be, तो फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो भाई साहब हम लोग जानते हैं कि कैंटिलीवर का केस बनता है ऐसे, देखो यूडीएल भी लगा दिया, ये फ्री एंड ए मान लिया, अगर मैंने ऐसे लिखा है ये यहाँ पे ये, तो ये डिफ्लेक्शन कितना होता है ए पे WL4/8EI, और ये थीटा मानो स्लोप, तो थीटा कितना होता है WL3/6EI, है ना। पूछा क्या डिफ्लेक्शन पूछा, कहाँ पूछा है फ्री एंड पे पूछा है, तो कितना हुआ WL4/8EI, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा राइट आंसर है ना। बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं WL4 या फिर WL3, यहाँ कंफ्यूजन दूर में ऐसे करता हूँ, जब भी आपका पॉइंट लोड होगा तो उस केस में थीटा होगा, तो थीटा में आएगा आपका L², और आपका जो डिफ्लेक्शन है वहाँ आएगा LQ, ठीक है। और यूडीएल है तो थीटा में LQ आएगा और डिफ्लेक्शन में L⁴ आएगा, ठीक है। ऐसे याद करना, सिंपल हो गया ना, क्लियर। चलो अब देखो अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर टू दैट ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन हैविंग सेम बेस एंड हाइट अबाउट देयर बेस। यानी बोल क्या रहा है कि भाई एक मेरा रेक्टेंगुलर चैनल है और एक मेरा ट्रायंगुलर चैनल है, ये सेक्शन है,
इसका बेस बी है तो इसका बेस बी है, इसकी हाइट एच है तो इसकी हाइट भी एच है। अब इन इसका बेस और इसका बेस, अब इन दोनों का रेशियो निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मेरे को याद है कि जो ट्रायंगुलर चैनल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बेस के अबाउट। अगर मैं आई किसका बोलूँ, बेस के अबाउट निकालूँ सीधे, किसका, ट्रायंगुलर का बोलूँ तो कितना होता है, बी एच क्यू डिवाइड बाय 12, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ रेक्टेंगुलर का, तो मैं यहाँ निकालना पड़ेगा मुझे किससे, पहले एक्स थ्योरम से, क्योंकि ये क्या होता है मेरा एक्स एक्स, ये बी हुआ, ये एच हुआ, ये बेस हो गया, मैं डायरेक्ट बेस पे निकाल रहा हूँ। यानी आई एट बेस बराबर क्या होगा, आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू जो भी डिस्टेंस है एच बार का स्क्वायर, ठीक है। आई एक्सेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए बी एच क्यू डिवाइड बाई 12, एरिया क्या होगा बी इंटू एच, एच बार क्या है, जो आपकी एक्स एक्स एक्सिस है और जहाँ पे आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना होगा एच बाई 2 का स्क्वायर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बी एच क्यू बाहर निकाल लिया 1/12 और 2 दूनी 4 1/4, क्योंकि ये भी 12 है तो इसको भी 12 करना, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 3 का नीचे किया, 4 3 12 4 3 12 12 12 हो जाएगा। तो बी एच क्यू इधर आएगा, ये क्या बचेगा 4 ऊपर हो जाएगा, एक और ये 3 4 बड़े 12, 4 3 12, तो कितना आएगा बी एच क्यू डिवाइड बाय 3। यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है हमारा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस का अबाउट कितना निकल के आया, बी एच क्यू डिवाइड बाय 3। अच्छा, रेशियो में कंफ्यूजन रहेगा कि किसके अबाउट निकालना, मतलब पहले ऊपर किसको रखेंगे, रेक्टेंगुलर को या फिर ट्रायंगुलर को। तो दो चीजें, पहला है कि जो पहले बोल दिया उसको लेके चलेंगे, या फिर एंड तक क्वेश्चन पढ़ेंगे उसने लास्ट में आके बोला तो नहीं है। क्या होता है देखो समझो, पहले बोलेगा क्वेश्चन में कि आपको रेक्टेंगुलर चैनल, फिर बात करेगा आपको ट्रायंगुलर चैनल की, ठीक है। अगर ऐसे बोला है तो रेक्टेंगुलर अपॉन ट्रायंगुलर करके निकालेंगे। दूसरा केस क्या है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर तो बोलेगा, लास्ट में आते आते क्वेश्चन के लास्ट में बोल देगा ट्रायंगुलर टू रेक्टेंगुलर निकालो, तो क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हमारा पहला वाला केस है, उसने बोला क्या है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर टू दैट ऑफ ट्रायंगुलर, उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला है। तो रेक्टेंगुलर रखेंगे ऊपर बी एच क्यू डिवाइड बाई 3 और ट्रायंगुलर रखेंगे बी एच क्यू, 12 ऊपर चला जाएगा 12, 3 से 12 गया 4 बार, तो आंसर क्या निकलेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना आपको सब कुछ, ठीक। ओके, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 60 mm dia shaft is subjected to a torque of 4 kN/m. The maximum shear stress induced in the shaft is, देखो सिंपल फॉर्मूला टाउ मैक्स का याद रखना आप लोगों को। टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 16t बाय पाई डी क्यूब। 16t में t कितना है 4 kN/m, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सबको mm में कन्वर्ट करता हूँ, है ना। किलो न्यूटन को अच्छा 1 किलो न्यूटन पर मीटर को न्यूटन एम में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलो का मतलब 10⁻³ न्यूटन। 1 मीटर में कितने एम कितने होते हैं 1000, ठीक है। तो न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर क्या होगा 1 न्यूटन पर एम, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ किलो न्यूटन मीटर लिखा है तो 10⁻6 न्यूटन और एम हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि किलो का 10⁻³ और एम को मीटर को एम में कन्वर्ट करना है, क्या होगा 4 × 10⁻6। पाई को पाई रखेंगे और डी क्या एम में 60 का क्यूब, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 94.30 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब कैलकुलेशन है तो इसकी आपको रफ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ कैंटिलीवर बीम हैविंग यूडीएल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यानी कि ये बीम है मेरी ऐसे, ये यूडीएल है। शेयर फोर्स डायग्राम की बात करें तो ऐसे जाएगा, बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम की बात करें तो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होता है, ठीक है 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल गलत, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये और ये बराबर कैसे हो सकती है, गलत। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पैराबोला तो बीएमडी होता है ना, लेकिन पूछा क्या है शेयर फोर्स।
तो थोड़ा समझ के, है ना। चलो इसका अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, देखो तो क्वेश्चन क्या कहता है। A solid shaft of 125 mm in dia and transmits 120 kilowatt at 160 rpm. The mean torque for which the shaft is subjected to approx. दो टॉर्क होते हैं, एक मीन होता है, एक मैक्स होता है। अब कहाँ कहाँ लगते हैं गौर करना। अगर मैं कहूँ यहाँ पे P इक्वल टू 2π/N/T/60, तो यहाँ मीन टॉर्क लगता है। ठीक है, टाउ मैक्स का यूज कहाँ होता है, T/J इक्वल टू टाउ R इक्वल टू G θ/L। तो यहाँ जो होता है वो T मैक्स होता है, यहाँ T मीन हो गया, यहाँ T मैक्स हो गया। अब इसने यहाँ पे बात की है मीन टॉर्क की, तो अपने को मीन निकालना है बस। ठीक है, P की ये कितना, P की जगह 120 किलो है, किलोवाट है, तो वाट में कन्वर्ट करेंगे 10⁻3। 2π/N कितना आता है 160। टी मीन निकालना है तो टी बार लिख दिया मैंने, 60 का 60 लिख दिया। टी बार कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 7162 न्यूटन मीटर। याद रखना इस बात को कि इस फॉर्मूले से जो टी निकलता है वो न्यूटन मीटर में निकलता है, ये मिस्टेक मत करना, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टू अनइक्वल, अनइक्वल यानी कि उनका जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। ठीक है, अनइक्वल, लाइक, लाइक यानी कि सेम नेचर है, टेंशन टेंशन, कंप्रेशन कंप्रेशन ऐसे। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस P1 P2 आर एक्ट देन द रेडियस ऑफ मोर सर्कल इज। दोनों टेंशन हो या कंप्रेशन हो, देखो अगर मैं सर्कल डायग्राम बनाऊं मोर सर्कल का, अगर ऐसे होता है दोनों इस साइड होंगे या फिर दोनों इस साइड होंगे, सेम नेचर के होंगे। अगर मैं पॉजिटिव साइड मानता हूं तो एक यहाँ होगा 1, एक यहाँ होगा 2। अगर रेडियस निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, यानी कि σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2, यानी σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2। ये रेडियस है, क्या पूछ रहा है, रेडियस। और डाया बोलता तो σ1 माइनस σ2 डाया होता, है ना। तो ये मत रहना कि सर रेडियस ही पूछी जाती है, कभी डाया पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A rectangular bar is subjected to an axial tensile load producing a tensile stress sigma on a section normal to the axis of loading। यानी कि अगर मैं कोई सेक्शन ऐसे मानूं और एक कोई टेंसाइल लोड ऐसा लग रहा है, तो इसका जो एक्सिस है लोडिंग की उसके परपेंडिकुलर सेक्शन पे एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है द टेंजेंशियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन एट एंगल थीटा टू द क्रॉस सेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन से कोई भी एंगल लूँ, अगर मैं यहाँ से थीटा लूँ तो वहाँ पे मुझे क्या बतानी, शेयर स्ट्रेस बतानी। तो मैं फॉर्मूला जानता हूँ, टाउ क्या होता है सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2, क्या होता है आपका सिग्मा एक्स, सिग्मा एन क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा। लेकिन टाउ यहाँ से हट जाता है, साइन 2 थीटा यहाँ आ जाता है, साइन 2 थीटा प्लस टाउ कॉस 2 थीटा। क्योंकि यहाँ शेयर स्ट्रेस नहीं लग रही है तो ये सेक्शन जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्ट्रेस लग रही है तो सिग्मा वाई की वैल्यू जीरो, नॉर्मल में वर्टिकल में, है ना, ये जीरो। इसको टेंशन माना तो मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, सिग्मा डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा। तो आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, तो राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ए देखो कॉस स्क्वायर थीटा, बी देखो कॉस 2 थीटा, डी देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा इसी में आ रहा है सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इसने पी माना, मैंने सिग्मा माना, डिफरेंस इतना ही है बस। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। फॉर अ कॉलम ऑफ एक्चुअल लेंथ एल whose both end are fixed the crippling load is। हम लोग जानते हैं कि क्रिपलिंग लोड क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ इफेक्टिव लेंथ क्या है, फिक्स, फिक्स में क्या होती है एल बाई टू होती है। तो क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला लिखूंगा तो पाई स्क्वायर ई आई एल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा 4 आएगा, ध्यान रखना 4 ऊपर आएगा, ये किसी में 4 है बाकी में ऊपर 4 नहीं है। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। एग्जाम में क्या आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल ही करते जाना है, बस प्रैक्टिस करो सबकी, है ना, जैसे मैं करा रहा हूँ करते जाओ। अब देखो ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
स्टेबल स्टेबल बोला है, ध्यान रखना। सब सिंपली सपोर्टेड बीम हैज लोलर सपोर्ट एट वन एंड देन अदर एंड विल बी। अगर आपने गौर कराओ जब भी टीचर डायग्राम बनाते थे कॉलेज में, तो एक तो हिंज ऐसे बनाते थे, हिंज और एक रूलर। रीजन क्या है, अगर मैं बात करूँ तीन, दो रिएक्शन ये देगा, एक रिएक्शन ये देगा, दोनों मिला के तीन देंगे और तीन ही हमारी इक्विलिब्रियम की होती है, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो अगर एक हिंज है तो दूसरा रोलर, अगर एक रोलर है तो दूसरा हिंज, तो यहाँ पर बोला है कि एक रोलर है तो दूसरा सपोर्ट कैसा होगा, हिंज होगा। हिंज होगा यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो उसने स्टेबल कंडीशन की बात करी है ना, तो आंसर क्या होगा उसका, सी होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सर्टेन पोर्शन ऑफ अ बीम इज कांस्टेंट फॉर दैट पोर्शन शेयर फोर्स विल बी। अगर किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन की अगर मैं बात करूं, वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या है मेरा, कांस्टेंट है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। कैसे, प्योर बेंडिंग का केस है ना। देखो पीछे जाके देखते हैं प्योर बेंडिंग का केस, अभी बताया था ना मैंने, देखो यहाँ पे आके, तभी हम पढ़ते जाओ, जितना समझ सकते हैं वहीं समझ लो। देखिए ये आगे यहाँ पे प्योर बेंडिंग का केस दिख रहा है, बीसी वाला पोर्शन में सिर्फ बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है, लेकिन बीसी वाले पोर्शन में नीचे आओ, एसएफडी डायग्राम देखो सबसे नीचे, तो वो जीरो वैल्यू दिखा रहा है, यानी प्योर बेंडिंग के केस में आपका शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है, जीरो होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऐसे ही समझ सकते हैं कि डी एम बाई डी एक्स, क्योंकि मोमेंट कॉन्स्टेंट है तो एम वन माइनस एम टू अपॉन डी एक्स, दोनों वैल्यू बराबर है मैग्नीट्यूड में, और नेचर में तो हम लोग माइनस लेके चल रहे हैं, तो आपस में जीरो हो जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी जीरो, सिंपल। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ एवरेज शेयर स्ट्रेस टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूरा सर्कुलर सेक्शन, अच्छा हम लोग जानते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए याद होना चाहिए, टाउ मैक्स होता है 4/3 टाउ एवरेज का। अब बच्चे के सर कंफ्यूजन रहता है कि 3/4 होगा या 4/3 होगा। अब देखो सिंपल समझो, अगर मैं कहूँ टाउ मैक्स डिवाइड बाई टाउ एवरेज, तो ये 4/3 होगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब कंफ्यूजन कैसे दूर करता हूँ हम लोगों का, मैक्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, मैक्स के सामने 4, एवरेज मैक्स से कम होगा, 4 से कम है, तो 3 बचा, क्योंकि 4 और 3 दो चीज़ें होती हैं, 4 ऊपर आगे नीचे क्या बचा, 3 बचा। तो टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज का रेशियो होता है वो 4/3 होता है। क्लियर। पूछा उल्टा है, पूछा एवरेज बाय मैक्सिमम का है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसने यहाँ पे 4/3 ऑप्शन में नहीं रखा, लेकिन मैं होता तो जरूर रखता यहाँ पे, है ना, कंफ्यूजन के लिए। अच्छा अगला देखते हैं, द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्रेजेंट। अच्छा इसका तो ऑप्शन भी देखने की नीड नहीं है, हम लोग जानते हैं कि अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो एरिया होता है वो टफनेस बताता है, किसकी, मटेरियल की। हार्डनेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर ना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये भी नहीं बताता, टफनेस ऑफ द मटेरियल बताता है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। ठीक है, जहाँ जहाँ लगेगा कि समझाना वहाँ समझाऊंगा, अदरवाइज हम लोग सीधा टू द पॉइंट बात करते हुए चलेंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ई एंड के व्हेन यू, या जिसको म्यू बोलते हैं, म्यू इज 0.5। हम लोग जानते हैं ई इज इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू होता है। ठीक है, ई और 3k 1 - 2 म्यू की जगह 0.25। देखो 0.25 में 2 का गुणा करोगे 0.5 आएगा, 1 में से 0.5 घटाओगे तो 0.5 आएगा, 0.5 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 1.5 आएगा। तो ई की वैल्यू कितना आएगी, 1.5 की आएगी, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है करना। ओके, अब क्वेश्चन 20 देखते हैं, ये बहुत कम बच्चों को आता है, जेई लेवल पे खासकर। द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ बी एंड डेप्थ डी। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं कि होगा या नहीं होगा, है ना। कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है प्लास्टिक सेक्शन वाला, वहाँ एक तो सेक्शन मॉडल पूछा जाता है, उनका वैल्यू पूछी जाती है ना, किसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ देखो अगर मैं बात करूँ, प्लास्टिक सेक्शन एक ऐसी एक्सिस होती है जो एरियाज को इक्वली डिवाइड करती है ना, ये 1 ये 2, अगर इसको बी मानिए, इसको डी मान लिया मैंने, तो जेड पी कह सकता हूँ A1 Y1 इक्वल प्लस A2 Y2, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो बराबर होगा ऊपर नीचे, तो मैं कह सकता हूँ ट्वाइस
A1 Y1 सीधे ऐसे लिख दिया। 2A1 कितना होगा B इंटू D/2, एक ही पोर्शन लेके चलने ऊपर वाला, और Y/2 यानी कि यहाँ से इसके सेंटर तक की दूरी कितनी होगी D/4। तो 2 से 2 गया, क्या बचा BD² डिवाइड बाय 4, BD² डिवाइड बाय 4। आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ऐसे सबकी याद रखते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 20 क्वेश्चन तक पहुँच गए अभी तक हम लोग। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। If a shaft of dia D length L has been loaded axially, यानी कोई ऐसी मेरी शाफ्ट है और मैंने इसको एक्सियली ऐसे लोड किया है, ठीक है। then the ratio of the change in dia to the original dia, तो चेंज इन डाया अपन ओरिजिनल डाया क्या होता है, ये होता है आपका लेटरल स्ट्रेन। ध्यान रखना, जब स्ट्रेन लोडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं आपकी लेटरल स्ट्रेन। लोडिंग ऐसे है और वेरिएशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो वो लेटरल, और लोडिंग की डायरेक्शन में वेरिएशन हो तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सभी का एडिशन होता है आपका तीनों डायरेक्शन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अ लूज यूनिफॉर्म सैंड, क्या बोल रहा है, अ लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन्स हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सैंड इज, हम लोग जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, K होता है CD10 का स्क्वायर। जब मैं D10 को सेंटीमीटर में रखता हूँ, C को 100 रखता हूँ, D10 का स्क्वायर यानी कि 0.05 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 0.05 इंटू 0.05, तो ये इससे जाएगा तो ये कट जाएगा पूरा 0.05, यानी कि ये 5 बचेगा, 5 का 0.05 में गुणा कर दो 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आएगा ए, है ना। याद रखना कि सी की वैल्यू 100 तब रखेंगे जब D10 की वैल्यू सेंटीमीटर में हो, ओके। और सेंटीमीटर में नहीं हो, mm में हो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, किस कंडीशन में, सैचुरेटेड में, द इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट 5 मीटर डेप्थ इज। तो मैं सीधा सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ, गामा सिग्मा बार क्या होता है, गामा सबमर्ज इनटू जेड। सीधे सबमर्ज क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इनटू जेड, ठीक है। गामा सैचुरेटेड 22, क्योंकि यहाँ देखो एक बात गौर करना, चलो मैं इसको गामा डब्ल्यू की वैल्यू जनरली बाय डिफॉल्ट आपको 9.81 लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इतना आंसर दूर दूर है, और ध्यान रखना वो भी इंटीग्रल नंबर में है, पूर्णांक में है ना, एकदम डिजिट्स में नहीं है, पॉइंट्स में नहीं है, ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको सीधे 10 लिखता हूँ मैं, इंटू 5 मीटर नीचे है तो 5 मीटर कर लिया, ये कितना बचा 12 है, 560 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला कि इतना डेप्थ है, इतना लेके जाना है, कन्वेंशनल क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपका 1 डे एग्जाम होता है तो वहाँ पे इतना डीपली नहीं जाना होता है। डीपली नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए, सीधे आपको समझना है, फटाक से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना किस टाइप का है और सॉल्व करना है, वही मैंने यहाँ पे किया, है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस वाला चैप्टर ढंग से आता है तो पूरा आएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगा, वहाँ जाओ दोबारा पढ़ो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ अ पाइल ग्रुप, तो पाइल ग्रुप की इफिशियंसी का मैं केस बताता हूँ। पहला होता है कि अगर वो कोर्स गेन सॉइल है, यानी कि क्वेश्चनलेस सॉइल है, तो उसमें हमेशा इफिशियंसी 100 से ज़्यादा होगी। लेकिन फाइन गेन सॉइल यानी क्ले की बात करो, तीनों केस हो सकते हैं, बराबर भी 100 की हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन ए, विल बी ऑलवेज लेस देन 100%। अब 100% किसके केस में बता रहा है, ना बोल रहा है सैंड, ना बोल रहा है क्ले, कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। विल बी मोर देन 100%, अगर सैंड बोला होता तो ये होता, तो ये भी गलत हो गया। अब सी बोल रहा है मे बी लेस देन 100% और मोर, तो दोनों के नाम तो बता, कौन सी सॉइल है भाई, कैसे पता चलेगा। डी देखो, विल बी मोर देन 100% इन कोहेसिव सॉइल एंड लेस देन 100% इन कोहेशनलेस सॉइल। तो ध्यान रखना ये उल्टा बोल रखा है, इसमें थोड़ा उल्टा टाइप है, तो यहाँ एक टाइपिंग क्या उल्टी है। यहाँ बोल क्या रहा है, कोहेशनलेस सॉइल में 100% से कम होती है, कोहेसिव में 100% से ज़्यादा होती है, लेकिन उल्टा है। कोहेशनलेस में 100% से ज़्यादा होती है, कोहेसिव में जनरली 100% या उससे कम ही रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन ही गलत है,
इसमें क्या ऑप्शन ही गलत है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 25 टन पर मीटर स्क्वायर। गौर से समझना क्या बोल रहा है। नेट अल्टीमेट कैपेसिटी थी कितनी रहेगी 25 टन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डेंसिटी कितनी रखी है 1.7 टन पर मीटर क्यूब एंड यूनिट वेट कितना रखा आपका 1.7 टन पर मीटर क्यूब। सब टन में चल रहा है, मीटर क्यूब में चल रहा है, कुछ नहीं चीज नहीं चढ़ेगी क्योंकि आंसर भी देखो टन पर मीटर स्क्वायर में है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। बोल क्या रहा है द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी एट 1 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 2.5। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट समझो पहले कि अगर मैं बोलूँ नेट अल्टीमेट का मतलब था अल्टीमेट माइनस आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ से अल्टीमेट निकालनी है तो नेट अल्टीमेट में इफेक्टिव स्ट्रेस जोड़ दूंगा, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो नेट सेफ में इफेक्टिव स्ट्रेस ऐड करनी है। अच्छा, नेट सेफ का मतलब है कि आपको क्या होना करना पड़ेगा, नेट अल्टीमेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस सिग्मा बार। तो अगर मैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी की बात करूँ सीधे फॉर्मूला निकल के आता है, और कैसे निकल के आता है मैंने आपको दिखा दिया है ना। ये समझना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कैसे बन के आ रहा है। तो नेट अल्टीमेट डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार। नेट अल्टीमेट कितना रहेगा यहाँ पे 25, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रहेगा 2.5, सिग्मा बार कितना रहेगा यूनिट वेट इंटू हाइट। यूनिट वेट कितना है यहाँ पे आपका 1.7, डेप्थ कितनी है आपकी 1, तो ये कितना आएगा 1.7, 25/2.5 कितना आएगा आपका 10 और ये प्लस 1.7, तो आंसर क्या आएगा 11.7 टन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब इसमें क्या प्रैक्टिस की नीड है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको यहाँ समझाया ये वाला, ठीक, फिर से समझा दे रहा हूँ। जब भी नेट अल्टीमेट की बात आएगी तो कैसे निकालते हैं, अल्टीमेट में से सिग्मा बार निकाल देते हैं। वैसे नेट सेफ की बात आएगी तो सेफ में से सिग्मा बार निकाल देते हैं। लेकिन अब उल्टा है कि सेफ निकालना है तो नेट सेफ में सिग्मा बार ऐड करना है। अच्छा, नेट का सेफ का मतलब है, अब नेट सेफ दे नहीं रखा, नेट सेफ निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है अल्टीमेट अपॉन सेफ। तो अल्टीमेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करें तो सेफ निकल आएगा। लेकिन अगर बोला है नेट अल्टीमेट, ठीक है, अगर नेट सेफ निकालना है तो किसका यूज़ करेंगे, नेट अल्टीमेट का यूज़ करेंगे, और सेफ निकालना है तो सिर्फ अल्टीमेट का यूज़ करेंगे। तो ये वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। टू फुटिंग्स, वन सर्कुलर एंड द अदर स्क्वायर, एक सर्कुलर है एक स्क्वायर है, दो फुटिंग है, आर फाउंडेड ऑन अ सरफेस ऑफ प्योरली कोहेशनलेस सॉइल। द डाया ऑफ द सर्कुलर फुटिंग इज सेम एज दैट ऑफ द स्क्वायर फुटिंग, द रेशियो ऑफ देयर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा भी चेंज कर, कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन लिख रहा है याद है अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन को फिर भी पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा नया क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो पुराने क्वेश्चन में डाटा में कुछ ना कुछ चेंज करेगा, तो वहाँ गड़बड़ मत करना। देखो अगर मैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी लिखूँ स्टिफ फुटिंग के लिए तो कितनी होती है CMC प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा, ये होती है किसके लिए स्टिफ के लिए। अगर मैं कहूँ आपकी स्क्वायर के लिए तो 1.3 CMC प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा एन गामा, ये किसके लिए है, ये स्क्वायर के लिए, ठीक है। सर्कुलर के लिए कितनी है 1.3 CMC प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.3 बी गामा एन गामा, सब याद रखने हैं। क्योंकि देखो टू फुटिंग वन सर्कुलर एंड अदर स्क्वायर आर फाउंड एंड सरफेस ऑफ, सरफेस यानी डेप्थ कितनी होगी जीरो, डेप्थ जीरो यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है यूनिट पे इनटू डेप्थ या हाइट, जिसको डेप्थ ही बोलते हैं जनरली, है ना। नीचे से देखो तो हाइट, ऊपर से देखो तो डेप्थ, है ना। डेप्थ जीरो है यानी ग्राउंड लेवल पे, तो सिग्मा बार दोनों में क्या हो गया जीरो। फिर बोल रहा है प्योरली कोहेशनलेस यानी कोहेशन की वैल्यू जीरो, तो पहला टर्म दोनों में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कोहेशन की वैल्यू जीरो। फिर क्या बोल रहा है सेम डाया, डाया और उसका क्या कहते हैं हमारा जो साइड है वो क्या सेम है, तो बी और बी, इसका बी और इसका बी, है ना, वो दोनों सेम हो जाएंगे। और जब रेशियो लेंगे तो वो आएगा 3/4,
कि एन गामा भी सेम होगा सेम कंडीशन के लिए, ओके, और गामा भी सेम होगा, है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ डाटा हमको नहीं दे रखा तो हम लोग क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। ओके, तो 3/4 आएगा, क्योंकि बोला पहले किसका इसने, बोला इसने यहाँ पे क्या है, पहले सर्कुलर है तो 3/4 होना चाहिए, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, द रेशियो ऑफ देयर अल्टीमेट वेरिएंट कैपेसिटी, तो ना लास्ट में इसने कुछ चेंज नहीं किया है, तो लास्ट में कुछ चेंज नहीं किया है, तो पहले जो बोला उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले सर्कुलर, सर्कुलर यानी कि 3/4 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे प्रैक्टिस की नीड है, जितना प्रैक्टिस जितना एनालिसिस उतना बेहतर। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, क्या कहता है क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शंस आर रिक्वायर्ड व्हाइल यूजिंग एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यू। अच्छा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या है, करेक्शन लगाने पड़ते हैं, तो कौन कौन से करेक्शन होते हैं, ओवरबर्डन होता है जब आप लोग उसको डेप्थ के अकॉर्डिंग जो कन्फाइंड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसके अकॉर्डिंग ओवरबर्डन प्रेशर लगाते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल लगाते हैं, डायलेटेंसी भी लगाते हैं, दोनों लगाते हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर, है ना। इसको रफ करते हैं यहाँ से थोड़ा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग 24, ये वाला, अ सैचुरेटेड क्ले लेयर विद सिंगल ड्रेनेज, पहला केस क्या बोला, सैचुरेटेड क्ले है, ठीक है, सिंगल ड्रेनेज है, टेक्स 4 years टू अटेन 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, if the clay layer has double drainage condition the time to attain 50% degree of consolidation is, अब देखो अंतर क्या बनता है, एक वो स्टूडेंट जो ट्रिक जानता है या फिर रेगुलर डीपली प्रैक्टिस करता है, दोनों में डिफरेंस है, एक है जब स्टार्ट किया उसको कुछ नहीं पता, आइडिया नहीं है, दूसरा है कि उसको ट्रिक पता है, कंक्लूजन की ये फंडा लगाना है, कौन सा केस बनेगा कौन सा लगाना है। जो ट्रेडिशनल मेथड है अप्लाई करेंगे तो उसमें टाइम जाएगा, लेकिन टू द पॉइंट जो आउटपुट है, कंक्लूजन है कि ये केस है, ये फंडा लगेगा, वो बेस्ट है, तो वो स्टूडेंट इनको बड़ी जल्दी कर लेता है आसानी से, और उसमें गलती के चांसेस भी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ही कम हो जाती है, और ट्रेडिशनल वे से जाएंगे तो वहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो गलती के चांसेस भी क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो एक केस बता रहा हूँ मैं, याद रखना, जब सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो तो क्या होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, टी क्या टाइम, डी क्या ड्रेनेज पाथ। अगर पहला केस बोला है कि यहाँ क्या बोला है आपका, ये बोला है कि 4 year लगता है, जब अब मैंने के कांस्टेंट मान लिया, डाया कितना है मेरा यहाँ पे, सिंगल ड्रेनेज यानी डी का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय सीधे कर देता हूँ T2 सेकंड इक्वेशन के, सेकंड कंडीशन में क्या डबल ड्रेनेज है, डबल ड्रेनेज यानी D/2 का स्क्वायर, अब D/2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 ऊपर जाएगा, यानी यहाँ ये आपस में कैंसिल हो गया, 4 ऊपर आएगा, के से के जाएगा, 4 से ये 4 जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लग जाएगा भाई साहब अब 1 साल, यानी 1 साल पे ही जितना कंसोलिडेशन पहली सॉइल ले लिया दूसरी सॉइल भी ले लेगी। क्या चेंज किया मैंने, पाथ को डबल ड्रेनेज कर दिया, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर, क्लियर। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, अ सॉइल सैंपल हैज वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 इट्स पोरोसिटी विल बी क्लोज टू, हम लोग जानते हैं कि ई की वैल्यू दे रखी 0.5, एन की वैल्यू होती है ई अपॉन 1+e, ई की वैल्यू 0.5, 1+e यानी 0.5, 0.5 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट क्या 5 दिया 15, 1/3 यानी कि 0.3333% में लिखो तो 33.33%, इसके क्लोज वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ये नॉर्मल तरीका है, अच्छा तरीका क्या है याद रखना, E ऑलवेज ग्रेटर देन n, यानी 0.5 अगर E है तो n की वैल्यू 0.5 से कम होगी, 0.5 से कम ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ओनली 1, 1 क्या है D, तो ये कुछ डिफरेंस है पेड कोर्स के, तभी मैं कहता हूं कि अगर आपको इस साल एग्जाम निकालना है तो मैं यही कहूँगा
कि बेटा फ्री के चक्कर में मत भागना। ठीक है, मेरा माइंडसेट ये कहता है, क्योंकि मैंने भी एक मिस्टेक कर रखी है ना। लास्ट में आपको क्या है, बहुत ही कम चांसेस आप बोलोगे सर मैं तो निकाल लूँगा, ठीक है, 10% बच्चे निकाल देंगे, 90% बच्चे नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या होगा, और आज का टाइम कंपटीशन बहुत है, नेट पे भर के कंटेंट है, भर के कंटेंट है, लेकिन वो कंटेंट स्ट्रक्चर वे में पेड कोर्स में मिलता है। तो आप क्या करना है, अभी हम लोग तो कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे, अभी कुछ कह ही नहीं सकते कितने टाइम में हमारा प्रिपेयर होगा, लेकिन किसी भी कोचिंग का जाके कोर्स ज्वाइन कर लेना, उन्हीं को रेगुलर फॉलो करना। रीजन क्या है, ये इलेक्शन वाला साल है, वैकेंसीज आएंगी, आप जरा सा पैसा बचाने के चक्कर में जॉब खो दोगे, फिर आने वाले टाइम में क्या वैकेंसीज कम निकलेंगी और कंपटीशन बढ़ता और जाएगा। कैसे समझो, माइंड सेट का अंतर है थोड़ा, है ना। अगर ये माइंड सेट मेरा होता तो मैं बहुत जल्दी एग्जाम क्रैक कर लेता, इतना टाइम नहीं लगाता। माइंड सेट क्या है कि मान लो एक जेई की सैलरी 50,000 होती है इन हैंड जनरली, और ऊपर नीचे भी होती है ना, वेरी करता, मैं एक रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ। अगर आप मान लो 10,000 रुपये का ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो, 10,000 रुपये में अच्छा खासा कोर्स मिल जाएगा कहीं भी, ठीक है, डिटेल, और वहीं आप ऑफलाइन जाओगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये होता है। ठीक है, एक मैं बता रहा हूँ रफ आइडिया, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई कोचिंग 25,000 30,000 भी चार्ज करती है। तो होगा क्या, अगर आप 10,000 या 15 20 हज़ार इन्वेस्ट करके आप 50,000 की जॉब ले लेते हो तो उससे बेटर कोई नहीं है। लेकिन वहीं आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, 10,000 रुपये बचाओगे, बचाओगे, मान लो आपको एक साल ज़्यादा लग गया, एक साल ज़्यादा लग गया, फिर आपने सिलेक्शन निकाल लिया कैसे भी करके, है ना, कैसे करके सिलेक्शन निकाले, उसके बाद क्या होगा कि एक साल लगाया आपने, एक तो टेंशन बहुत, रिलेटिव के प्रेशर से, टाइम के प्रेशर से, एक होता है घर वालों को कि जॉब नहीं कर रहा, एग्ज़ाम इतना कर लिया तैयारी, इतना पैसा खर्च कर दिया पढ़ाई में, ठीक है। तो आप देखो एक साल में अगर आप 50,000 कमाते हो तो कितना हो गया, 6 लाख हो गया। तो एक नज़रिया मेरा ये कहता है कि एक साल में आपने 10,000 20,000 50,000 तक बचा लिए, लेकिन कितने गंवा दिए, 6 लाख रुपए तो आपने गंवा दिए। तो ये माइंड सेट का अंतर है, कोई चाहता है कि पैसा बचाऊं, कोई चाहता है पैसा खर्च करूं लेकिन पैसा निकाल सकूं। ठीक है, तो वो माइंड सेट पे डिपेंड करता है। और तभी कह रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर सीखनी है तो कहीं भी कोचिंग में जाओ, पेड कोर्स लो और प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि कोचिंग वाले एक लिमिट तक पढ़ाएंगे, वो भी सिलेक्शन की गारंटी बोल देंगे लेकिन देता कोई नहीं, रियलिटी है। क्योंकि सिलेक्शन बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चा कितना मेहनत कर रहा है। ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको, ट्रिक्स। और जब मैं कोर्स लॉन्च करूँगा तो मैं इन ट्रिक्स पे काम करूँगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि एग्ज़ाम निकालना आज के टाइम में तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक का मतलब है जब टीचर एनालिसिस करता है तो एक आउटपुट निकालता है अपने एक्सपीरियंस से, तो वो उसको ट्रिक बोलता है। ऐसे मैं ट्रिक बोलता हूँ क्योंकि ए जेई एग्ज़ाम में डाटा बहुत याद करना है, और मैं डाटा कैसे याद करना है मैंने ये चीज़ें निकाल रखी हैं, मैं वहीं आपको सिखाऊंगा। हो सकता है आप मुझसे बेहतर कर सकें उसमें, हो सकता है मैं आपसे बेहतर कर सकूँ, और ये टाइम बताएगा, है ना। क्योंकि मेरे पास ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जब लोग कोर्स लॉन्च करेंगे तो उसमें उनको सेट करेंगे, ठीक है, जब डिटेल लॉन्च करेंगे। अभी तो प्लान करना है पहला हमारा एमसीक्यू का, यहाँ पे इतना डीपली नहीं जाएंगे, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जब डिटेल में जाएंगे तो और अच्छा करेंगे, है ना, यहाँ आपको फाउंडेशन कोर्स में। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। नहीं जहाँ मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए वहाँ मैं बोल देता हूँ, ओके, दिल पे मत लेना। किसी को लग रहा सर हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोई नहीं, प्रिपरेशन करो, ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब पर बहुत कंटेंट पढ़ा, उससे पढ़ो, नहीं है पैसे तो कोई इशू नहीं है। और जिस पे पैसे हैं इन्वेस्ट करो, वेस्ट नहीं कर रहे हो। एक होता है वेस्ट करना, एक होता है इन्वेस्ट करना, तो आप इन्वेस्ट करो ना कि वेस्ट करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, अ सॉइल है लिक्विड लिमिट 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20%, द प्लास्टिक लिमिट विल बी। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ इसका ऐसे करके, यहाँ से देखो डायग्राम देखते हैं, ऐसा डायग्राम बनता है, डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है। डायग्राम सबसे बेस्ट है, आपको हमेशा रिवाइज भी कराएगा। ये लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट, ये सिंगल लिमिट। लिक्विड लिमिट कितना दे रखी है 40, प्लास्टिक इंडेक्स कितना दे रखा है 20, ये 40 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, और यहाँ से आप बैग गए कितना 20, तो ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक 20, ये और ये क्या प्लास्टिक लिमिट पूछ कह रहा है, प्लास्टिक लिमिट, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा राइट आंसर। उससे भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, आई पी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यहाँ से भी कर लोगे तो आंसर सेम निकलेगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी।
क्वेश्चन नंबर 30, द बिहेवियर ऑफ सैंड मास टू कॉज लिक्विफिकेशन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक लार्जली डिपेंड्स ऑन। अब देखो किस किस पे डिपेंड करता है। लिक्विफिकेशन एक केस होता है जहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है हमारी जीरो, सेम होता है लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन होते हैं आपकी डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में, है ना। और इफेक्टिव स्ट्रेस का केस क्या है, आपकी क्विसेंट कंडीशन का ओनली वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये थोड़ा मेजर डिफरेंस है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्विसेंट कंडीशन का बिहेवियर है वो लार्जली किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो लार्जली, एक पॉइंट अगर मैं गौर करूँ यहाँ पे, क्या बोल रहा है यहाँ पे, लार्जली, ये देखो लार्जली बोल रहा है, लार्जली डिपेंड मेजरली किस पे करता है। तो ऑप्शन ए देखूँ, अगर मैं ए देखूँ यहाँ पे, ए को देखूँ तो ए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए बोल रहा है यहाँ पे कि मेंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल, जो साइकिल है उस पर डिपेंड करता है, स्ट्रेस की करता है भाई साहब। एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थ पे इस पे करता है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन इस पे भी करता है, लेकिन मेजरली किस पे डिपेंड करता है, मेजरली डिपेंड कर रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड, कितना वो कॉम्पैक्ट है, कितनी डेंसिटी है उसकी, उस पर मेजरली डिपेंड करता है। तो ये पूछा उसने लार्जली, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ कंफ्यूजन वहाँ क्वेश्चन है, उनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिटरमाइन फॉर। रिलेटिव डेंसिटी यानी आईडी किसके लिए डिटरमाइन करते हैं हम लोग, सीधा क्वेश्चनलेस सॉइल के लिए। आईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100%, सीधा क्वेश्चनलेस सॉइल, ठीक है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है दोनों सॉइल के लिए, ठीक है, ऑल टाइप सॉइल के लिए होता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन, तो थोड़ा इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो स्वेलिंग नेचर है होती तो देखो लाइट की वजह से या केरोलाइट की वजह से, मोनोमोलाइट, तीनों की वजह से होती है, लेकिन बोल रहा है स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल प्राइमरी ड्यू टू, मतलब मेजरली किसकी वजह से होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, मोनोमोलाइट, है ना। एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल, कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, वाटर बॉन्ड होता है ना, वाटर बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अगला क्या कहता है, फोर फुली सैचुरेटेड सॉइल द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज। अच्छा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन फुली सैचुरेशन केस में कितनी होती है, 100%, और डिजिट की टर्म में बोलेंगे तो 1.0, 1.0 यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला, कितना वाटर आ सकता है कितने वर्ड्स में, परसेंटेज भी लिखना तो 100 का गुणा कर देना, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, फोर लोकल शेयर फेलियर फाइव एंगल शुड बी। फाइव एंगल कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से कम होना चाहिए लोकल शेयर फेलियर के लिए, और फाइव की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 36 डिग्री से, किसके लिए, जनरल शेयर फेलियर के लिए। लोकल शेयर फेलियर बोला तो फाइव की वैल्यू ग्रेटर नहीं होगी, लेस देन होगी, लेस देन, एक ये केस है और एक आपका ये केस है। ये केस बताता है लोकल शेयर फेलियर, ये केस बताता है आपका ये नहीं, ये केस बताता है जनरल शेयर फेलियर, ठीक है। तो लोकल शेयर फेलियर के लिए कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा अगला अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 36, इफ अ पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल इज मिसिंग इन अ सॉइल मास इट इज टर्म्ड एज। जब पर्टिकुलर जो मिसिंग है तो मिसिंग बोलूंगा या फिर गैप बोलूंगा, तो वो क्या होगा, गैप ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली नहीं होगा, यूनिफॉर्म क्या होता है, एक ही टाइप का पार्टिकल हो, वेल ग्रेडेड क्या है, सभी टाइप के पार्टिकल हो, पुअरली क्या है, जो यूनिफॉर्म है उसी का एक टाइप ऑफ पुअरली, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, for a soil having angle of shearing resistance is 30 degree the coefficient of active earth pressure is। तो हम लोग जानते हैं कि जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, 1 माइनस साइन 30 अपन 1 प्लस साइन 30, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखना, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1/3। तो ये रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आता जाता रहता है वो टाइप में, ये कि अब आ गया, हर दो से तीसरे पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। एक चीज़ बताऊँ, के और के पी का जो मल्टीप्लिकेशन उसकी वैल्यू 1 रहती है, और के की वैल्यू 1/3 है, तो के पी की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, के पी की वैल्यू सीधे 3 निकलेगी। और ध्यान रखना के की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी और के पी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आपको डाउट लगे अरे ये तो यहाँ गड़बड़ है, यहाँ से पकड़ लेना, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो रही है।
ठीक है, जैसे देखो एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला आंसर तो होगा नहीं, 100% डी, एलिमिनेट कर दिया मैंने। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अ सिल्टी सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एक सिल्टी सॉइल है, और सिल्टी सॉइल है कैसी, हाई कंप्रेसिबल, यानी कि एच होगा। एच किस में, किसी में। सिल्ट को किससे दिखाते हैं, एम से। तो क्या हुआ, हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ऐसे एलिमिनेट करना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना विद इन। और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पावर ग्रिड में, वन लाइनर। जरा कैलकुलेशन के लिए एक या दो क्वेश्चन टफ होता है, बाकी सब वन लाइनर होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 38। अ कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, कॉम्पैक्शन एक कैसी प्रोसेस है, रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय डायनेमिक प्रेशर। हाँ यही, तो कॉम्पैक्शन डायनेमिक प्रेशर ही तो होता है, तो आंसर क्या ए सही होगा। बी देखो स्टैटिक प्रेशर बोला, स्टैटिक नहीं होता। सी बोला डिक्रीज इन पोर वाटर विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ एयर। पोर वाटर में रिप्लेसमेंट ऑफ एयर के बिना कर ही नहीं सकते भाई, साहब पोर वाटर प्रेशर का सिस्टम ही नहीं है। पोर वाटर प्रेशर का सिस्टम चलता है आपका कंप्रेसिबिलिटी में, ठीक, कंसोलिडेशन में, वहाँ चलता है। तो ये भी गलत है। चेंज इन वाटर कंटेंट विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, ये भी गलत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मैच ही नहीं कर रहे हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अब प्लेट लोड टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। प्लेट लोड टेस्ट किसके लिए करते हैं, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन करते हैं, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन ये भी करते हैं। सी बोल रहा है बोथ बेरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट फाउंडेशन, ये दोनों के लिए ही करते हैं। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, कंसोलिडेशन के लिए नहीं करते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 43। अलोंग ऑफ फेरेटिक लाइन एंड अर्दर डैम। अगर मैं ऐसे बनाऊँ, एक फेरेटिक लाइन ऐसे होती है अर्दर डैम में, ऐसे करके, तो ये सैचुरेटेड जोन होता है और ये अनसैचुरेटेड जोन होता है। यहाँ एक्टिव प्रेशर जो, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होता है, जीरो होता है ना। प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक, हाँ। प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक गलत है। लेस देन एटमॉस्फेरिक गलत है। प्रेशर रेट इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो। प्रेशर रेट कांस्टेंट होता है लेकिन जीरो ही होता है, नॉट जीरो नहीं, जीरो ही होता है। कि इसके नीचे पानी, इसके ऊपर पानी नहीं है, ध्यान रखना। तो इसके ऊपर पानी नहीं है तो ये जीरो होता है। तो ये थोड़ा सही हो सकता था अगर ये नॉट जीरो की जगह जीरो बोल सकते हो। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एटमॉस्फेरिक का मतलब है गेज प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, जीरो। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सॉइल विच कीप द सॉइल पार्टिकल बाउंड टुगेदर। अब जब दो सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ के रखा जाता है एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स से, तो उसको क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोहेसन। ठीक है, ये होता है कोहेसन। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहता है, द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज एज ग्रेन साइज। अभी तो मैंने पढ़ा था कि क्या होता है, सी डी 10 स्क्वायर एज अ स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज। तो दोनों सही हैं, ए और बी। अच्छा वाला कौन सा है, एक्यूरेट कौन सा है, बी है। तो आंसर बी हो गया। सी डी को पढ़ लेते हैं, इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज, तो ये गलत हो गया। इनवर्सली ग्रेन साइज, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज का स्क्वायर के, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की डायमेंशन कौन सी होती है, मीटर पर सेकंड, ये यूनिट होती है। मीटर यानी एल, सेकंड यानी टी, एल बाई टी यानी एल टी -1, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो मेटासेंट्रिक हाइट एम जी बी एस होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, ओरिजिनल सेंटर ऑफ बायोन्सी, सेंटर ऑफ बायोन्सी आएगा, नहीं आएगा, मेटा सेंटर आएगा। सेंटर ऑफ बायोन्सी आएगा, गलत हो गया। सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी नहीं आएगा, गलत हो गया। सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी यानी मेटा सेंटर हो गया, एंड मेटा सेंटर सीजी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द मेटा सेंटर। तो डी क्या हो गया मेरा, सही हो गया। मेटा सेंट्रिक हाइट में क्लियर है, दो चीज आएगी, एक मेटा सेंटर आएगा, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। बायोन्सी नहीं आता, जहाँ बायोन्सी आया क्रॉस करता गया, एलिमिनेशन करो सीधे। क्वेश्चन नंबर 41। द एंगल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ फोर प्योरली कोहेसिव सॉइल। अब देखो यहाँ थोड़ा अलग चीज है। अगर बोलेगा
कोर्स ग्रेन सॉइल, तो उस केस में क्या होगा, फाई की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होगी, लेकिन कोएफिशिएंट की वैल्यू जीरो होगी। अब बोलेगा फाइन ग्रेन सॉइल, मैं प्योर वाला केस मान के चल रहा हूँ, तो फाई की वैल्यू जीरो होगी, कोएफिशिएंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन फॉर प्योरली कोएसिव सॉइल, यानी प्योर फाइन ग्रेन सॉइल, यानी कि क्ले की बात कर रहा है। ओके, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फाई की वैल्यू क्या रहती है, जीरो। तो फाई की वैल्यू क्या होगी मेरी, जीरो। फिर क्वेश्चन की वैल्यू जीरो नहीं होती। अच्छा, C5 सॉइल कौन सी होती है, जो सिल्ट होती है वो C5 सॉइल की कैटेगरी में हमारी आती है। तभी हम लोग जब अगर बात कर लें प्योर कोएसिव सॉइल की, तो इसका मतलब हम लोग क्ले की बात करते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 49, when a liquid flows in a circular pipe of diameter capital D with an average velocity capital V, the head loss due to friction in a pipe of length L and of friction factor F is। तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। एच एफ का फॉर्मूला क्या होता है, डार्सी इक्वेशन है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। ये क्या होता है, ये मेरा फ्रिक्शन फैक्टर है, ये फैक्टर है। अगर वही कोफिशिएंट होगा तो 4 होता है। मैं जानता हूँ फ्रैक्शन वेक्टर होता है 4 टाइम फ्रैक्शन कोफिशिएंट के। ये कोफिशिएंट है और ये क्या मेरा फ्रैक्शन फैक्टर है। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सा है ना। तो यहाँ फैक्टर बोला है तो 4 नहीं आएगा ऊपर, ध्यान रखना। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, नीचे 2 आएगा तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या बचा, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। नोड नंबर है, नोड नंबर क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। बाकी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी में अंडर रूट आता सब में, तो ये यहीं पे गलत हो गया सब बाकी, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट द सम ऑफ, अगर मैं कहूँ HGL तो क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। टोटल एनर्जी लाइन क्या कहूँ, तो प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज द सम ऑफ, किसका सम होती है, प्रेशर हेड का और डेटम हेड का, यानी प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड, यानी वेलोसिटी हेड गलत हो गया, डेटम हेड एंड प्रेशर हेड, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। एक क्वेश्चन बनता है कि टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस होता है, काइनेमेटिक हेड का यानी कि वेलोसिटी हेड का। तो ये भी याद रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पिटोट ट्यूब इन अ डिवाइस यूज द फ्लूइड टू मेजर, ठीक है। तो क्या मेजर करते हैं पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब मेजर करते हैं आपकी वेलोसिटी, क्या मेजर करती है, आपकी वेलोसिटी को मेजर करती है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। The separation of boundary layer takes place in case of negative pressure gradient, ना negative velocity gradient के केस में ले सकते हैं। पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ध्यान रखना, जब सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर की बात कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो क्या होती है, मेरी नेगेटिव होती है। तो इस बात का क्या रखना, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो 50 क्वेश्चन थे सॉरी, जो 50 क्वेश्चन थे आपके पावर ग्रिड के 2015 के पेपर के, जो भी इसका भी पेपर था, मैंने पावर ग्रिड मान के सॉल्व किया इसको, क्योंकि सब मैच हो रहा है सब कुछ, है ना। उसका लेवल, क्वेश्चन का टाइप, A to Z सब मैच हो रहा है, ओके। और नहीं भी है तो क्या मतलब है, नॉलेज तो गेन हो रही है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलने वाले रहेंगे, नहीं मिलेंगे तो कुछ कह नहीं सकते, गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। हो सकता है टफ क्वेश्चन बन जाए, लेकिन जो ट्रेंड रहा है पावर ग्रिड का वो ऐसे ही रहा है, उसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा हो गया। अब आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी, तो कमेंट करना। अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये तो एक ही पेपर सॉल्व करा है मैंने, आप चाहते हो कि जो भी पेपर है बाकी 2 या 3 पेपर और हैं उनको भी सॉल्व करवाऊँ, तो कमेंट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मैं ऐसे ही सॉल्व करवा दूँगा जैसे इसको करवाया। हाँ, ये उम्मीद मत रखना कि सर इसको पीपीटी में कन्वर्ट करो, वो नहीं होने वाला मुझसे, है ना। वो टाइम कंज्यूम होता है, उसमें टाइम जाता है। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे पेपर्स को,
और यही सही तरीका है, क्योंकि मेरे पास कोई भी टीम वगैरह नहीं, मैं इंडिविजुअल काम करता हूँ, जितना भी टाइम मिलता है उसी तरह मैं आपको एक साथ डील करता हूँ, है ना। और एक चीज़ की कमी है और क्या, आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे। जितना आप लोग लाइक करो शेयर करो उतना मेरे को पता चलेगा कि कंटेंट सही है, और उसको उतना हम लोग इम्प्रूव और करेंगे, और उसी डायरेक्शन में हम लोग काम भी करेंगे। तो एक एम रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी एम होता है कि 50 क्वेश्चन तैयार करने हैं तो मैं एरर कम हो, ठीक है, अच्छे से अच्छा कंटेंट दो। तो मैं भी टारगेट होता, तो आपके लिए भी टारगेट है कि 10 lakhs का, है ना। छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं, 10 lakhs का। 10 लाख करो और कमेंट करके बताओ आपको कंटेंट कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, बुरा लगा तो क्या बुरा लगा। तो मेरे को भी थोड़ा एनालिसिस फीडबैक मिलेगा तो हम भी समझ पाएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए तैयारी में लगे रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। हाँ एक बात है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। भर के डेली के 50 क्वेश्चन लगाओ, कम से कम लगाओ 50। लेकिन ये नहीं कि 100 क्वेश्चन लगा रहे, 50 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन 50 क्वेश्चन का एनालिसिस तगड़ा करो। एनालिसिस में दो टाइम, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। एक मिस्टेक जो मैंने देखी है बच्चों में, वो क्वेश्चन लगाते हैं एनालिसिस नहीं करते, फिर बोलते हैं सर सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन कहाँ से होगा भैया, तुम गड़बड़ी यहाँ कर रहे हो। स्टडी स्टडी हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया तो रिवीजन, ठीक है। अब रिवीजन वाले फेज में चल लूँगा ज़्यादातर, है ना, क्योंकि स्टडी वाले बच्चे यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि PYQ वहीं देख लूँगा जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस, बच्चा कहाँ करता है, रिवीजन करता है, टेस्ट करता है, एनालिसिस को छोड़ देता है, फिर उम्मीद करता है कि पेपर हो जाए और एग्जाम हॉल में जाके नर्वस हो जाता है। तो रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी करना है, और एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा टाइम देना है, तो मेन चीज़ वही है, ठीक है ना। तो टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेंशन भी होकर तैयारी कीजिए, ठीक है।